today the focus is on the self-assessment of an autistic child, child having disabilities or difficulties in learning, with respect to the thinking and cognitive part. ठीक है, ये एक डेवलपमेंटल चार्ट है जिसको हमने हर दफ़ा गो थ्रू भी किया है कि जब हम बात करते हैं स्टेप 1 की के 3 मंथ जो उसको हम फर्दर आगे इसको हम पढ़ने के बजाय आगे फर्दर साथ ही इसको स्टडी कर लेंगे. ओके, so now the kid is in between 0 to 3 months. In this period of time, जब बच्चा होता है तो वो स्टेज 1 में जब होता है तो he or she shows interest in new experiences. ठीक है, एग्जाम्पल व्हेन यू शो अ न्यू टॉय, तो जब आप कोई नई चीज दिखा रहे हैं तो एकदम से उसकी आईज की जो चीजें तो ओवरवेल्म थोड़ा सा होगा, एकदम से देखेगा बच्चा, तो थोड़ा सा ना वो इंटरेस्ट शो करेगा थ्रू हिज जेस्चर्स या अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्रेशंस. ठीक है. सेकेंडली, जब बच्चा आता है इन बिटवीन स्टेज इन स्टेज 2 में विच इज द एज ऑफ इन बिटवीन 2 to 5 months, उसमें क्या है कि द किड्स रिपीट्स एक्शंस दैट हैव एन इफेक्ट. ठीक है, जिसमें हम अगर एग्जांपल जैसे रैटल की, अब रैटल की जब मूवमेंट हो रही है तो उसमें हैंड मूवमेंट भी है और साउंड का भी आ रहा है, तो इस पूरे इस एक्सपीरियंस को बच्चा बार बार रिपीट करता है टू हियर इट आउट कि कैसे हो रहा है ये. रैटल हिलाएगा, जैसे रैटल हिलाएगा तो उसकी जो हैंड मूवमेंट और जो उसकी हियरिंग है और जो उसकी आई मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर हो रही होती है. यानी कि कॉग्निटिव पार्ट के अंदर 2 से 5 महीने के दरमियान में बच्चा रैटल को इजीली जो है वो एक्सप्लोर कर लेता है. When the kid is in between 4 to 7 months, he shows anticipation and enjoyment of familiar killing routines and simple games. ठीक है, इसी तरह क्या मतलब है कि वो एंटिसिपेट कर रहा होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्चे ने स्पून देख लिया तो वो फौरन से साउंड ऐसे करेगा, अपने फेस बनाएगा करके कि उसको खाना है. ठीक है, या सिमिलरली कोई टॉय देखेगा तो वो एकदम से उसको वो हिलना शुरू हो जाएगा कि उसको पता है कि अब हम खेलना स्टार्ट करेंगे. तो रैटल उसको अगर पसंद है बच्चे को, रैटल को देख के वो अपने पैर से हाथ हिलाना स्टार्ट कर देगा. दैट मींस के कि उसको समझ में आ गया कि अब प्ले टाइम होना स्टार्ट होने वाला है. दैट मींस उसका जो माइंड है, वो उसका जो ब्रेन इट्स वर्किंग, उसकी कॉग्निटिव पार्ट है वो ग्रो होता जा रहा है टाइम टू टाइम. When it comes to stage 4, which is when the kid is in between 6 to 10 months, उसमें milestone क्या है कि he or she watches a toy being hidden and tries to find out. This is the most interesting part, क्योंकि इसमें वो एक उसकी थिंकिंग पूरी डेवलप होती है कि आपने उस बच्चे के सामने कोई चीज़ हाइड की, भागता हुआ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बुक के नीचे कोई चीज़ छुपा दी, उसकी कोई बॉटल या कोई भी चीज़ रख दी, तो फौरन आएगा लेने के लिए आएगा. सिमिलरली इसके अंदर पीका बू वाले गेम्स भी होते हैं कि आपने किया पीका फिर बू बोलते हैं, तो द किड इज एक्सपेक्टिंग, आपने हाथ रखा और पीका बोला, फौरन वो हाथ आपका हटाएगा. या एट टाइम्स अगर बहुत बच्चे जल्दी काम कर रहे होते हैं तो वो बू फौरन बोल देंगे, लेकिन इट्स अ वेरी रेयर केस जो 10 मंथ्स में बच्चा बू बोलते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट एंटिसिपेट करेगा और उसको एंजॉय करेगा. ओके, नाउ कमिंग टू स्टेज 5, when the kid is in between 9 to 13 months के, which means 13 months, which means कि बच्चा 1 साल का हो गया है. Now he'll struggle to get objects that are out of reach. Example क्या है? For example, अगर आपका दस्तरखान रखा हुआ है, कोई मैट रखा हुआ है, कोई बड़ा सा कोई पेपर रखा हुआ है और टॉय जो है उस बच्चे की रीच से दूर है, तो वो क्या करेगा कि वो मैट को पुल करेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट, वो टॉय उससे करीब आ जाए. ठीक है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्किल. अगर आप देखें, हमारे तो बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इफ यू आर डीलिंग विद किड्स हैविंग लो आईक्यू और लो कॉग्निटिव स्किल्स, तो ये सिखाना किसी बच्चे को इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं इसलिए इस बात को जानता हूँ क्योंकि मेरा बेटा खुद इस चीज में स्ट्रगल कर रहा होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम कॉग्निटिव पार्ट, क्योंकि ये कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्ट इन होती हैं. ये चीज के लिए किसी को एक चीज माइंड का सोचवाना कि सोचे इस बारे में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, यू विल गिव हिम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जिसके अंदर वो बच्चा इस तरह के कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी काम कर सके. सो व्हेन कमिंग टू स्टेज 6, व्हिच मींस ये बच्चा 1 साल और 1 year 4 months के दरमियान में आएगा. He'll engage him or herself in simple pretend play with soft toys. अब अगर किसी बच्चे की डॉल है या बेयर है या कोई भी ऐसी चीज रखी हुई है कि उसको लगता है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो उसके साथ प्रिटेंड प्ले करेगा कि फॉर एग्जांपल उसको अपने पास लिटाएगा, उसको सुलाने की एक्टिंग करेगा.
ये सारे वो चीजें करेगा जो आप एज अ मदर या आप एज अ थेरेपिस्ट उस बच्चे के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बच्चे को सुलाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने अपना टॉय जो भी होगा, उसका टाइगर है, उसका डॉल है, उसका टेडी बियर है, उसके साथ वो सेम एक्टिविटीज कर रहा होगा कि उसको सुलाने की एक्टिंग करेगा, वो प्रिटेंड करेगा कि उसको पता है कि इन रियलिटी वो नहीं सोएगा, वो इट इज अ टॉय, लेकिन उसको प्रिटेंड करेगा कि वो चीज यूज करती है। This part is very important because it is the foundations of your creative aspect or your imagination. अच्छा, the kids who are having difficulties in cognitive aspect या जो autism के अंदर भी होते हैं, I have read an article, I don't know कि उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि रोज ही autism के अंदर रोज कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं कि आ जाता है कि ये चीज इशू है, आ जाता है कि डिफरेंट रिसर्च आ जाती है। तो people say that कि the kids who have ASD they don't have imagination, कि वो imagine नहीं कर सकते हैं। उनकी जो पूरी जिंदगी है वो रियलिटी बेस्ड होती है, कि जब तक इन रियलिटी नहीं होगी। अगर आप उनको बोलेंगे कि इमेजिन इफ यू आर एट अ बीच, तो वो उनको इसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, दे कैन नॉट इमेजिन, बोलेंगे हाउ कैन आई इमेजिन, आई एम नॉट एट अ बीच। तो थिंग्स लाइक दैट। तो इसी तरह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि बच्चे को जो है कि वो इमेजिन करना स्टार्ट कर रहा है कि माई डॉल, माई टेडी बियर इज अलाइव, मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं, उन साथ मैं अपनी टी पार्टी या उसको मैं सुला रहा हूँ या उसको मैं जो है वो खाना खिला रहा हूँ। अच्छा, किसी को कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो, दे कैन राइट ऑन दी चैट सेक्शन और उसको हम रिपीट कर लेंगे इवेंचुअली। कोई वॉइस का डिस्टॉर्शन हो, कोई चीज नजर नहीं आ रही हो, तो यू कैन जस्ट राइट ऑन दी chat section. Okay, now coming to the stage 7. Stage 7 में when the kid is in between 1 year and 3 months से लेके and to 1 year and 7 months, यानी 1.5 साल की एज में आ गया है। Now the kid is able to match shapes of a piece to whole, example in a shape sorter. अच्छा, ये नॉर्मल एक्टिविटीज आप एज थेरेपिस्ट आप सब लोग देखी होंगी कि जो शेप वाली हम एक्टिविटी कराते हैं कि शेप वाले शेप जो उसका पेंसिल होता है उसमें डालनी होती है अंदर। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना, पहले देखना कि स्क्वायर को, फिर वहां देखना कि ये स्क्वायर शेप है, उसको फिर वापस ज्वाइन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर बच्चा ये काम कर पा रहा है तो इट्स गुड, अगर नहीं कर पा रहा है तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट कि ये बच्चा क्यों नहीं कर रहा है ऐसे काम। Okay, now coming to stage 8, when the kid is in between 1 year 6 months to 1 year 10 months. Now, 1.5 से 2 साल तक की एज में the kid can organize and categorize objects. अब previously जब हमने देखा होगा आपने कि जब हमने sorting में देखा था, उसमें खाली shape sort कर रहा था. Now it's a more detailed version कि वो shapes को color से match कर रहा है. Like for example, if I have 3 hearts and 3 स्क्वायर्स, तो उसका कलर को भी सॉर्ट करा साथ साथ को। जी मिस मनाल, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू। अगर आपको पुरानी स्लाइड्स नहीं मिली हैं, यू कैन राइट, यू कैन इनबॉक्स अस, उस पे इनबॉक्स करेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें सेंड कर देंगे। हमारी एपिसोड 1 की, एपिसोड 2 की भी स्लाइड्स हमने अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को भेज दी हैं। अगर आपको नहीं मिली है तो यू कैन ईमेल अस। और मैं एक और काम हो सकता है कि आई एम शेयरिंग I'm sharing one more thing with you guys. एक फॉर्म मैंने शेयर किया था आप लोगों से, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने उसको फिल आउट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो ये आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि हम इसी फॉर्म के थ्रू ही आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं और हम उसी के थ्रू तमाम स्लाइड्स वगैरह भेज रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल आउट कर लिया था, हमने उनके साथ तमाम चीजें शेयर कर ली हैं। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने अभी तक कुछ हमारे नए मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द डायमेंशन व्हिच इज कॉग्निटिव एंड थिंकिंग, जिसकी हम स्टेज 8 पर अभी हम आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टेज 8 में हमने भी डिस्कस किया है कि when the kid is in between 1 year 6 months and to 1 year 10 months, यानी कि 1.5 से 2 साल की एज में है, the kid can organize and categorize objects, example color और sorting और matching के साथ सारे काम कर सकता है वो। काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना जो वो आपका माइक के सेक्शन को म्यूट कर दें ताकि वॉइस डिस्टॉर्ट ना हो।
किसी को भी अगर कोई बात लिखनी है, they can write on the chat section so that we can easily fill it out. जी मिस हमना, आप अगर कोई कंसर्न है तो रेज कर सकते हैं. अगर आई होप ऑल यू गाइस कैन सी दी प्रेजेंटेशन जो अभी हमारी चल रही है. अभी हम स्लाइड 8 पर हैं. हमारा डायमेंशन जो है वो है कॉग्निटिव एंड थिंकिंग. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, स्टेज 9. स्टेज 9 में when the kid is between 1 year 9 months to 2 years, at this point of time the kid is able to operate mechanical toys easily. Mechanical toys कौन से होते हैं कि जो मैकेनिकली परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल कार होगी, कार को आप पीछे उसको ड्रैग करते हैं, फिर छोड़ते हैं तो खुद ब खुद आगे जाती है. तो इट्स अ मैकेनिकल फंक्शन. सिमिलरली अगर कोई चीज इसको आपने ऐसे करके घुमाना है, ठीक है, उसको साइक्लिक मूवमेंट देनी है और उसमें कुछ आगे की चीज परफॉर्म हो रही है, दैट इज आल्सो मैकेनिकल टॉय. मैकेनिकल टॉय कैन बी एनीथिंग कि जिसके एक एक्शन करने से उसके एक्शन पे और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर पंप है, अगर आप लोग पंप कर रहे हैं तो आगे से हवा निकल रही है, ठीक है, तो इट्स अ मैकेनिकल टॉय. शेप्स जो है वो मैकेनिकल टॉय नहीं होगा. शेप्स का तो एक ही एक्शन है कि आपने शेप सॉर्टर में डाला तो वो तो खत्म हो गया. मैकेनिकल टॉय का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वाटर की अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है कि अगर आप जो है वाटर गन है, वाटर गन में या बबल की गन है, बबल गन में आपने क्या किया, उसका वो प्रेस कर रहे हैं अपने फिंगर से, सामने बबल्स निकल के आ रहे हैं, तो आपके एक एक्शन से दूसरा रिजल्ट आउटकम सामने आ रहा है. दैट इज अ मैकेनिकल टॉय. तो द किड इज एबल टू एंटिसिपेट कि अगर मैं ये बटन प्रेस करूंगा या मैं ऐसे मैकेनिकल एक्शन परफॉर्म करूंगा, उससे कुछ मुझे रिजल्ट सामने आएगा. तो दैट इज हाउ मैकेनिकल टॉयज आर ऑपरेटेड. Okay, now coming to stage 10, when the kid is in between 2 years to 2 years 7 months, 2 से 2.5 साल की जब एज में आता है, the kid is able to complete simple puzzle board. अच्छा, ये बहुत वो कोई कॉम्प्लेक्स पजल नहीं, ये आपके 4-5 पीस के पजल्स हैं. पजल्स कैन बी एनीथिंग. जो पजल्स शेप्स वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं. पजल्स इसके अंदर वो भी हो सकते हैं कि जिसमें एनिमल्स की जो अपनी शेप्स डालने होते हैं, दैट इज आल्सो अ पजल. अगर कोई पिज्जा का आपने क्या, पिज्जा का एक पजल होता है, उसमें पिज्जा के स्लाइसेस लगाते हैं, फिर आगे पेपरोनी लगाते हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज डिफरेंट पजल गेम्स हो सकते हैं. तो किड इज एबल टू डू सिंपल पजल्स, यानी कि इसी तरह जो आपका पोटैटो हेड होता है उसमें आइज वगैरह लगा जाता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पजल हो जाता है, लेकिन दैट इज आल्सो अ पजल. नॉर्मली क्या होता है कि लोग पजल जब ध्यान में आता है वो समझते हैं कि खाली जो आपका कार्डबोर्ड पजल होता है खाली वही इसमें इंक्लूड होता है. Okay, now come to stage 11. When the kid is in between 2 years 6 months to 3 years, 2.5 से 3 साल की एज में, now the kid is more organized. अच्छा, इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जब लाइक फॉर एग्जांपल कि जब आप लोगों ने सेशन के लिए ज्वाइन किया हुआ या जब मैं सेशन के लिए आया हूँ, तो मैं हाफ एन आवर पहले से इसकी तैयारी कर रहा था कि मैंने टेबल सेट किया, मैंने अपना मोबाइल फोन रखा हुआ है साइलेंट पे, मैंने पेन और पेपर रखा हुआ है, आई हैव दिस मग इन माय हैंड कि मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी लूंगा, ठीक है, मैंने टेबल सेट किया है, मैंने बैकग्राउंड सेट किया है, ये पूरी तैयारी से आया हूँ. तो आई एम ऑर्गेनाइज्ड कि ये मुझे अब सेशन करने जाना है. सिमिलरली इफ अ किड वांट्स टू प्ले, तो वो ऑर्गेनाइज करेगा. क्या करेगा कि अगर इफ ही इज विलिंग टू प्ले विद ब्लॉक्स के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो ब्लॉक्स पर जमा करेगा. तमाम ब्लॉक्स जो है वो एक वो अपने बास्केट में डालेगा, अपने साथ ला के रखेगा ताकि ब्लॉक से खेलेगा. सिमिलरली अगर वो टी पार्टी करना चाह रहा है, तो वो अपना टेबल चेयर और उसमें जो उसका कप्स है, उसका जो टी पॉट है, उसके साथ में प्रिटेंड प्ले के लिए डॉल या बेयर बिठाया हुआ है, तो पूरी टी पार्टी की तमाम चीजें पहले से वो जमा कर लेगा. तो 2.5-3 साल की एज में वो ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. Now comes stage 12, when the kid is in between 3 years to 3 years 5 months, 3-3.5 साल के एज में आ जाएगा. Now the kid is able to draw person की जो एक features बता सकता है, यानी कि उसका head बना सकेगा और उसके 1-2 parts और बना लेगा. आपने देखा होगा कि बच्चे इस एज में जो है वो walls पे भी draw करना स्टार्ट कर लेंगे. तो I would recommend कि बच्चों को बनाना करें कि वॉल बना लें. मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पूरी वॉल गंदी कर लें. तो अगर पॉसिबल हो, इफ यू कैन हैव इट अरेंज्ड कि आप वॉल पे जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा दें पूरा बना के,
ताकि जब भी बच्चों को दिल चाहे तो आप वो उस पर वो ड्रॉ करता रहे चीज़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि उसमें वो सीख रहा होगा कि उसने फॉर एग्जांपल वो अगर वो एलिफेंट बनाता है तो एलिफेंट का उसने ऐसी फेस बनाया और उसकी ट्रंक बना देगा, वो सिमिलरली बर्ड बनाएगा तो उसकी 2-3 पार्ट्स और बना लेगा। तो कोई भी लिविंग थिंग का वो अगर किसी वो पर्सन का फेस बना रहा है तो वो ऐसी गोल सा फेस बनाएगा और ऐसे ही उसके हाथ बना देगा या उसके 2 लेग्स बना देगा। तो वो बेसिक सा वो पर्सन को आइडिया होगा कि जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो उस तरह की शेप्स बनाना शुरू कर देगा वो। Now coming to our second last stage, that is when a kid is on the 13 stage, which means 3 years 5 months से लेके 4 years 3 months दरमियान में आएगा. Now he or she is able to concentrate and listen for more than 10 minutes to in adult-led activities that they enjoy. ठीक है. तो अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या है कि 3.5 से 4.25 साल की एज में अब आप उसको प्रॉपर कोई एक्टिविटीज के लिए इंगेज कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपने कोई एक्टिविटी बताई उसको, लेट्स से कि कोई बास्केटबॉल की एक्टिविटी है या कोई पेंटिंग की एक्टिविटी है या कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई एक इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है, तो उसको आप बता सकते हैं कि भाई पहले तुम जाओगे, इस तरह बॉल उठाओगे, बॉल उठा के तुम बास्केट में डालोगे और तुम्हारा एक गोल हो जाएगा। तो उस तरह आप उसको रूल्स और रेगुलेशंस देना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर डन। हमेशा हर चीज फ्री प्ले नहीं होती है। फ्री प्ले का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे खेलना है खेलें, उसमें कोई रूल्स नहीं होते। बैट बॉल है, बैट उठाओ, बॉल को मारना शुरू करो, आपने बैट बॉल शुरू कर दी। आपका फुटबॉल सॉकर खेल रहे हैं तो बॉल रखी, आपने किक करनी शुरू किया, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, किक करता रहो सारा दिन, कोई मसला नहीं है। तो दैट इज फ्री प्ले। लेकिन हम जब स्टेज 13 की बात कर रहे हैं, अब हम उसको एक सेट रूल्स दे रहे हैं एक्टिविटी के लिए कि अब खेलना कैसे चीजों को, ठीक है। Now coming to our last stage, that is when a kid is in between 4 years to 5 years. Now the kid will be showing flexibility in trying different ways of tackling problems. This is the most important part जहाँ पर इंसान लाइफ लॉन्ग लर्निंग हासिल करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आज हमारे अडल्ट्स में मिसिंग है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, फिर उसके बाद 20s और 20s के और अर्ली 30s के जो हमारे लोग हैं, ये बहुत लैक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जो टिपिकल चिल्ड्रन का किड्स होते हैं आज के दिनों में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतनी स्ट्रगल फेस किए हैं कि नाउ दे वांट अस टू बी कि हम सेफली इजीली तमाम चीजें हमें स्पून फीड हो जाए। उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू टैकल प्रॉब्लम्स। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में इश्यूज हों, उसमें आपको बुली किया जा रहा हो, टीचर्स तंग कर रहे हों, आपके कुछ जो फ्रेंडशिप की पॉलिटिक्स हो जाती हैं, मतलब मल्टीपल। अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर लिया, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया काम करने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर कम्यूट कर रहे हैं तो वो फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो फीमेल के साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों के अंदर। तो वो सब टैकल करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स। So this is a skill that you need to have when you are a kid. आप 4 से 5 साल में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना दें, रादर के अगर लेट्स सपोज के जब आप बच्चा देख रहे हो कि वो बेड से उतरने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये डर है कि वो नीचे गिर जाएगा, तो रादर उसको आप उठा के नीचे रख दें, आप नीचे पिलोज लगा दें, गिरने दें, लेट हिम फॉल। लेकिन उसको ऑब्वियसली उसको कोई हार्म ना आए। ये पिलोज लगा दिया, कोई आपने वहाँ पे ब्लैंकेट रख दी कि गिरने में दर्द ना हो, तो उसको करने दें। लेट हिम सॉल्व प्रॉब्लम। उसको मुश्किल में डालें बच्चे को, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसकी चीजें जो उसको चाहिए उसकी रीच से दूर रखें, ताकि वो ट्राई करे डिफरेंट चीजें। आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप जब बच्चे को अगर इवन फॉर द किड्स हैविंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग, उनको भी आप प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह बच्चों की जो रीइंफोर्सर्स होते हैं, जो उनको सबसे ज्यादा चीज पसंद होती है, उसको आप ऐसी जगह रखें जो उसको पसंद है। सॉरी, आप उसको ऐसी जगह रखें जहां से वो चीज नजर आ सकती है, ठीक है, और लेकिन वो उसकी रीच से दूर हो। उससे क्या होगा कि वो ट्राई करेगा उसको लेने के लिए, पहले वो आपको बोलेगा, आप उसको नहीं दें। आप उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कैसे उस चीज को ले सकता है। लेट्स सपोज के अब मेरे पीछे आपको शेल्फ नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई शेल्फ है,
अब इस बुक शेल्फ में आपने थोड़ा सा ऊपर रख दिया जहां उसका हाथ ना रख सके, आपने उसकी पसंद की चीज रख दी। उसके करीब में आप छोटा सा स्टूल रख लें, यानी कि जो बच्चों का हम यूज करते हैं, छोटी सी चेयर होती है, आप वो रख लें। तो वो आपने रख दी उसके करीब में, तो बच्चा चेयर को ड्रैग करते लेकर आए, उस पर चढ़े और चढ़ के वो चीज निकाले। दैट इज अ स्किल के दैट यू नीड टू टीच अ चाइल्ड। ठीक है, थेरेपीज यही होती है ना कि आपने उसको रियल लाइफ एक्टिविटीज करवानी है। हम ठीक है, हमारा फोकस होता है कि जो वही रिंग टावर और फलाना चीजों में हम करवाते हैं कि वी शुड बी वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स। आई बिलीव दैट बीइंग अ थेरेपिस्ट ऑफ स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इसके कोई सेट रूल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी इंजीनियर की, तो इंजीनियर के लिए सेट एसओपी होती है। एसओपी क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी इसको एक रूल गाइड दिया जाता है कि आपने इस बेसिस पे सारा काम करना है, वो उसको खाली फॉलो करना होता है। ठीक है, कोई इशू आता है वो रूल गाइड खोलता है और उसमें सारे वो काम कर, उसको उससे देख देख के सारे काम कर रहा होता है वो। ठीक है, तो दैट इज मैंने की आसान है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दैट इज इजी। बट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग अ चाइल्ड हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, उसके लिए कोई एक्चुअल रूल गाइड नहीं है। उसके लिए एक खाली एक वो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपने जहन में रख के सारे काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिस हमने ने पूछा है कि डू यू थिंक वीडियो गेम्स कैन हेल्प? इसका लेकिन सवाल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि किड्स हैविंग विद ऑटिज्म, उनका उनका स्क्रीन टाइम के साथ बड़ा इशू है कि इफ दे वॉच लॉट ऑफ वीडियो गेम्स या वो चीजें देख रहे होते हैं वीडियो, तो वो ओवरवेलम हो जाते हैं और उनकी स्ट्रीमिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनके सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं। इफ अगर वीडियो गेम्स देखना इज नॉट सेंसिटिव इशू, देन डेफिनेटली आप उन सिंपल गेम्स दे सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। अगर आप एक्सबॉक्स के बारे में जानते हैं, एक्सबॉक्स कनेक्ट के नाम से आया है, काफी पुराना है वो। आई हैव दैट वीडियो पूरा एक्सबॉक्स, जिसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी हैंड मूवमेंट करेंगे तो वो आगे जो बंदा बना हुआ होता है वो भी कर रहा होता है। तो अपनी हम हैंड मूवमेंट्स उसमें बॉल्स को ऐसे मारेंगे तो बॉल आगे चली जाएगी। उसमें टेनिस खेलेंगे, ऐसे करके टेनिस को मारेंगे तो वो पूरा बॉल भी आगे जा रही होगी। तो वो उस तरह की अगर गेम एक्टिविटीज होते हैं तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। तो वो है एक्स बॉक्स नाम से ये वर्जन है। और मैंने इसको वंडर ट्री के नाम से एक स्टार्टअप है, एक और कंपनी है। इसको मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आई हैव रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट वंडर ट्री कि जो डाउन सिंड्रोम के लिए काफी काम कर रहे हैं। और दे आर मतलब कि वो यही जो आपकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है उसको रखते हुए गेम्स बना रहे हैं कि बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं तो वो उसको पॉप करेंगे। इस तरह की चीजें होती हैं मल्टीपल। तो क्योंकि मैं वर्ल्ड को पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो उसको आप उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक्सबॉक्स कनेक्ट तो मेरे पास पर्सनली है, वो मुझे पता है। आप इजीली, अब तो वो बहुत सस्ता हो गया क्योंकि नए एक्सबॉक्स आ गए, तो आपको वो सदर मार्केट से बहुत इजीली आपको वो 10-15 हज़ार में इजीली मिल जाएगा वो मार्केट से। वो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके अंदर।